हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं बिनी सर आपका आपके बीआईटी पूर्वांचल परिवार में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग सीटेट की क्लास को कंटिन्यू लगातार लेके चल रहे हैं, ठीक है। उसी के एवरेज में आज हम लोगों ने पहले चैप्टर्स की अभी आपकी 3 क्लास लगी हुई थी, ठीक है, जिसमें आपको 2 क्लास में उसके संबंधित लेक्चर दिए गए थे और उसके बाद उस पर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे वह आपको दिए गए थे। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग सेकेंड चैप्टर की तरफ पहुंचे हुए और जो हमारा सेकेंड चैप्टर है वो टॉपिक है हम लोगों का आनुवंशिकता और वातावरण, ठीक है। कि कोई भी बच्चा है, ठीक है, तो उसको विकास करने में, उसको वृद्धि करने में किस प्रकार से आनुवंशिकता और वातावरण दोनों उसके जीवन पे प्रभाव डालते हैं, उसके विकास का कारण बनते हैं। आज उसके बारे में हम लोगों को जानना है। दोनों इंपॉर्टेंट है कि क्या केवल हम ये कह सकते हैं कि आनुवंशिकता के आधार पे विकास होता है, या यह कह सकते हैं कि विकास में वातावरण का प्रभाव ज्यादा होता है। तो उन दोनों डाउट्स के बारे में आज क्लियर करेंगे कि किसी भी बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण दोनों का किस प्रकार से असर रहता है, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो पहली बात हम लोग चर्चा कर रहे हैं किसके बारे में, आनुवंशिकता की अवधारणा के बारे में हम लोग चर्चा यहाँ पे कर रहे हैं। चर्चा देखिए, माता पिता और उनके बच्चों में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो शारीरिक गुण हो गए, जो संगठन हो गए, वह क्या होता है, जीन्स के द्वारा ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। किससे, जो माता पिता के हो गए, एक पीढ़ी का जीन्स दूसरे पीढ़ी में क्या करता है, गुणों को ट्रांसफर करता है, गुणों को भेजता है, ठीक है। तो उन्हें होने वाले जो संचरण अध्ययन करने वाले विज्ञान को ही हम लोग क्या कहते हैं, आनुवंशिकी की संज्ञा देते हैं, ठीक है। अब देखिए, जो जीन्स है, जीन्स के द्वारा व्यक्ति अपने माँ बाप के या माता पिता के गुणों को क्या करता है, प्राप्त करता है। इसे ही क्या कहा जाता है, आनुवंशिकता कहा जाता है। मतलब एक बच्चा जब जन्म ले रहा है, उसके अंदर उसके माता पिता के जीन्स के द्वारा जो गुण जाता है उसी को आनुवंशिकता की संज्ञा यहाँ पे दिया गया वैज्ञानिक दृष्टि से। अब देखिए, आनुवंशिकता के प्रभाव क्या होते हैं। देखिए, चैप्टर छोटा सा है, एक ही लेक्चर में खत्म हो जाएगा और फिर उसके बाद हम लोग इस पे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, कंटिन्यूटी बनाए रखना है, निरंतर लगातार पढ़ते रहना है। देखिए, पहला पॉइंट इसमें क्या करना है कि बालक के आनुवंशिक गुण, बालक के जो उसका कद हो गया, रंग रूप हो गया, शारीरिक गठन हो गया, वृद्धि हो गया, इन सभी को प्रभावित करता है। जो जीन्स होते हैं, कहीं ना कहीं बालक की जो कद है, कद काठी देखे कि माता पिता छोटे हैं तो बच्चे भी कद में क्या हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, ठीक है। रंग रूप का भी असर जाता है उनका, या कोई माता पिता में एक लोग गोरे हैं एक लोग काले हैं, तो हो सकता है कभी उसके गोरे रंग का, माता गोरी है तो उसका रंग रूप चला जाता है, या पिता काले है तो उनका रंग रूप चला जाता है। यह भी देखने को मिलता है। शारीरिक गठन की भी बात करते हैं, वृद्धि, यह सभी को प्रभावित करता है कौन, आनुवंशिकता। आगे देखिएगा अगला पॉइंट कि बालक के आनुवंशिक गुण के कारण ही बालक में कई बीमारियां और समस्याएं उत्पन्न होती है, ठीक है। मतलब अगर आप आनुवंशिकता की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं आनुवंशिक तौर पे जो माता पिता की बीमारियां होती है वह भी बालक में जिसके द्वारा क्या करती है, प्रवेश करती है। जैसे में आप ले सकते हैं वड़ांधता, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस, यह सारी जो बीमारियां हैं वह कहीं ना कहीं आनुवंशिक रूप से बच्चे के अंदर भी क्या होती है, डेवलप करती है जिन्स के माध्यम से। आगे देखिएगा, बालक के आनुवंशिक गुण बालक की वृद्धि पर भी क्या करता है, प्रभाव डालता है। गोडार्ड कहते हैं, क्या कहते हैं कि मंद बुद्धि के माता पिता के संतान भी किस बुद्धि के होते हैं, मंद बुद्धि के, और तीव्र बुद्धि के माता पिता के संतान भी क्या होते हैं, तीव्र बुद्धि के होते हैं। जैसे देखेंगे, माता पिता यदि तीव्र बुद्धि के हैं तो बहुत सारे गाँव में, शहरों में, आस पड़ोस में संज्ञाएं दी जाती है कि जब ये इतना चालाक है तो इनका बच्चा कितना चालाक होगा इनसे। तो वहां पे वह जो बातों बातों में कह रहे हैं वह किस चीज को बता रहे हैं, आनुवंशिकता के गुण को ही बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं यह गुण, उनके माता पिता के गुण उनके बच्चे पे जाना तय है। आगे देखिएगा, अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि बालक की मानसिक क्षमता से उसकी अन्य क्षमताएं भी प्रभावित होती है। बालक की जो मानसिक क्षमता है तो वह कहीं ना कहीं मानसिक जो क्षमता है उसके अन्य क्षमताओं को भी प्रभावित करने का क्या करता है, कार्य करता है। थॉर्नडाइक क्या कहते हैं कि बालक की मूल शक्तियों का प्रधान कारण उसका वंशानुक्रम है, ठीक है। जो बालक की मूल शक्तियां हैं तो उसका जो प्रधान कारण है, मुख्य कारण है, वह क्या है, आपका वंशानुक्रम है। आगे देखिएगा क्या कह रहा है, कुछ मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि चरित्रहीन माता पिता की संतान भी क्या होती है, चरित्रहीन होती है, परंतु व्यक्ति के व्यवहार के लिए सिर्फ और सिर्फ आनुवंशिकता को आप अकेले जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, यह कहीं से जायज नहीं है,
ठीक है, कि आप आनुवंशिक गुण के लक्षण अगर खराब है तो वह बालक में भी जाएंगे। तो केवल एक पहलू ही आपने अभी तक देखा आनुवंशिकता की, जो जिन्स के द्वारा माता पिता के गुण बच्चों में क्या हो रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं। लेकिन केवल और केवल एक गुण वहां पे आपका जिम्मेदार नहीं है, उसके साथ साथ अन्य भी है जिम्मेदार। वह दूसरा गुण क्या है आपका, वातावरण है। मतलब आनुवंशिकता के साथ साथ कहीं न कहीं वातावरण भी है जो बच्चों को परिवर्तन करने में उनके गुणों को प्रभावित करता है। देखिएगा, अगर पर्यावरण की आप सीधे सीधे बात करेंगे तो परिधन आवरण से मिलकर बना है, ठीक है। और इसका अर्थ क्या होता है, चारों ओर से घिरा हुआ। मतलब जो मानव है, समझिएगा, जो मानव अपने आसपास जिनसे घिरा हुआ है, जैसे जल, वन, पहाड़, पठार, नदी, मरुस्थल आदि, वातावरण के अंतर्गत सिर्फ भौतिक चीजें ही नहीं आती है, बल्कि क्या होता है, वातावरण को विस्तृत रूप से देखा जा सकता है तथा यह भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आदि कारकों से प्रभावित होता है। जो वातावरण है वह इन सभी कारकों से प्रभावित होता है। केवल और केवल आप भौतिक कारक ही नहीं देखेंगे, यहाँ पे पूरे बिंदु को आप देखेंगे। आगे देखिएगा क्या कह रहा, वातावरण का प्रभाव व्यक्ति के शारीरिक रूप रंग पर भी पड़ता है। शरीर का जो रंग रूप है, जैसे ज्यादा आप धूप में रह रहे हैं तो शरीर आपका गोरा भी है तो धीरे धीरे वह क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा। तो कहीं न कहीं वातावरण का प्रभाव भी पड़ता है। शारीरिक लक्षण आनुवंशिकता से प्रभावित होते हैं, लेकिन वातावरण का भी प्रभाव उनके शरीर पे स्पष्ट दिखते हैं। जैसे कोई क्या है, कमजोर है, आनुवंशिक गुण उसके अंदर आए कि वह कमजोर है, लेकिन यदि हम वातावरण के प्रभाव उस पर डालें, उसको अच्छे एटमॉस्फेयर में रखें, उसका खान पीन में पौष्टिक चीजों को खिलाया जाए, तो कहीं न कहीं जो उसकी शारीरिक कमजोरी है उसको वातावरण के माध्यम से क्या किया जा सकता है, बदला जा सकता है। ठीक है, आगे देखिएगा, वातावरण व्यक्तित्व के चहुमुखी या सर्वांगीण विकास पर भी प्रभाव पड़ता है। बालक का व्यवहार काफी हद तक वातावरण से प्रभावित होता है। बालक का रहन सहन और उसकी जो आर्थिक स्थिति है उसके मानसिक विकास को पूरी तरह से वह क्या करता है, प्रभावित करता है। ठीक है, आगे देखिएगा, बालक पर क्या क्या वातावरण का प्रभाव आता है। तो मानसिक विकास पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है, शारीरिक विकास पर भी वातावरण का प्रभाव पड़ता है, बुद्धि पर भी वातावरण का प्रभाव पड़ता है, स्वास्थ्य पर भी वातावरण का प्रभाव पड़ता है, व्यक्तित्व पर भी वातावरण का प्रभाव पड़ता है, संज्ञानात्मक विकास पर भी वातावरण का प्रभाव पड़ता है, संवेगात्मक विकास पर भी वातावरण का प्रभाव पड़ता है, और भाषाई विकास पर भी किसका प्रभाव पड़ता है, वातावरण का प्रभाव पड़ता है। जो आपस में एक दूसरे से आप भाषा यूज करते हैं, उस भाषा को यदि बालक सुन रहा है तो कहीं न कहीं उसकी भाषा भी क्या होती है, प्रभावित होती है। सामाजिक विकास पर भी वातावरण का प्रभाव पड़ता है बालक के, और समायोजन क्षमता, इन सभी पर भी किसका प्रभाव पड़ता है, वातावरण का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, आगे देखिएगा, दोनों को एक साथ मिक्स करके देखिए, आनुवंशिकता और वातावरण के प्रभाव का जो शैक्षिक महत्व है वह क्या है। तो बालक की शिक्षा में आनुवंशिकता तथा वातावरण दोनों का योगदान महत्वपूर्ण है। एक तो आनुवंशिक गुण है कि माता पिता उसके तेज है तो बच्चा भी क्या हो रहा है, तेज हो रहा है। ठीक है, उसके अलावा कहीं न कहीं वातावरण हम उसको अच्छा दे रहे हैं तो उसकी जो शैक्षणिक कार्य है वह अच्छे तरीके से हो रहा है, और उसके विद्यालय का वातावरण अच्छा नहीं है तो उसका शैक्षणिक कार्य अच्छे तरीके से नहीं हो रहा। आगे देखिएगा, बालक की यदि आनुवंशिकता अच्छी है परंतु उसे अच्छा वातावरण नहीं मिल पाया तो उसका शैक्षिक विकास ठीक ढंग से नहीं हो पाएगा। मतलब अगर वह अच्छे आनुवंशिक गुण में जिन्स के द्वारा वह पैदा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका माहौल जो चारों तरफ का एजुकेशन का वह सही नहीं है, तो उसके शैक्षिक विकास में कहीं ना कहीं बाधा जरूर उत्पन्न होगी। यदि बालक प्रारंभ से अच्छे स्कूल में पढ़ता है जहां बालकों के सर्वांगीण विकास पर बल दिया जाता है, तो ऐसे में निश्चित रूप से बालक का क्या होगा, चहुमुखी विकास होगा। मतलब बालक को आप ऐसे वातावरण दीजिए शैक्षिक गतिविधि के अंतर्गत कि उसका क्या हो सके, सर्वांगीण विकास हो सके। मतलब बालक को आपको ऐसे जगह भेजना है शिक्षा के लिए जहां पे उसके चहुमुखी सर्वांगीण विकास पे ध्यान दिया जा रहा हो। आगे देखिएगा, वर्तमान में व्यक्तित्व की महत्ता अधिक है। उसके अंतर्गत व्यक्ति की सिर्फ सुंदरता ही नहीं बल्कि उसके गुण, उसके विचार, चिंतन, तार्किक क्षमता, व्यवहार आदि को अच्छा व योग्य बनाने का कार्य होता है। यदि वजह है कि शिक्षक, स्कूल आदि की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, इसमें जो शिक्षक है
उसका जो स्कूल है उसका, इन सभी की भूमिका को महत्वपूर्ण इसलिए माना जाता है क्योंकि यह वहां के वातावरण के क्या होते हैं, निर्माता होते हैं एक प्रकार से। आगे देखिएगा वंशानुक्रम का महत्व क्या है, तो बालकों में वंशानुक्रम के कारण शारीरिक विभिन्नता पाई जाती, बालक के शारीरिक विकास तथा उसकी शिक्षा पर भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए एक शिक्षक को बालक के शारीरिक विकास तथा वैयक्तिक भिन्नता को देखते हुए शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। मतलब किस कक्षा का बालक है, किस एज का है, उसका शारीरिक विकास किस गतिविधि से हो रहा है, उसको किस प्रकार की शिक्षा की जरूरत है, यह कहीं ना कहीं एक शिक्षक की जिम्मेदारी बनती है जो उसको पूर्ण रूप से प्रदान करे। आगे देखिएगा वंशानुक्रम के कारण ही बालकों की जन्मजात क्षमताओं और गुणों में अंतर होता है। ठीक है, शिक्षक को प्रत्येक बालक की क्षमताओं और योग्यताओं के अनुसार ही सीखने की योग्यताओं का विशेष ध्यान रखना चाहिए और इन्हीं विभिन्नताओं के अनुरूप शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। ठीक है, जो उनमें विभिन्नताएं आ रही हैं, जो अंतर आ रहे हैं, उस पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। अगला पॉइंट में देखिएगा बालकों में पाई जाने वाली जो जन्मजात क्षमताओं में अंतर होने का मुख्य कारण वंशानुक्रम ही होता है। इस बात को ध्यान में रखकर शिक्षक पिछड़े और मंद बुद्धि बालकों की प्रगति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। मतलब शिक्षक यह पता लगा ले कि कौन सा बच्चा आगे चल रहा है, कौन सा बच्चा पढ़ने में तेज है, कौन पिछड़ा है, ठीक है, कौन मंद बुद्धि का। तो उस प्रकार से शिक्षक समझ के उनके शारीरिक गतिविधि के अनुसार यदि शिक्षा देता है तो कहीं न कहीं उनके विकास में वह क्या बनेगा, सहायक बनेगा, बाधा नहीं बनेगा। आगे देखिएगा क्या कह रहा है, वंशानुक्रम के कारण बालक शारीरिक दृष्टि से भिन्न विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। ठीक है, आगे देखिएगा वंशानुक्रम से बालकों में कुछ प्रवृत्तियां होती है जिनमें से कुछ सामाजिक दृष्टि से अवांछनीय भी होती है, जिसके कारण वह समाज में अशिष्ट व्यवहार करता है। ऐसी दशा में शिक्षक बालक की अवांछनीय प्रवृत्ति पर ध्यान देकर उनके उचित सामाजिक दृष्टिकोण प्रदान किया जा सकता है। मतलब समाज में उठते बैठते बालक को हरकत करते हुए यदि देखा जाता है, उसकी गतिविधि शिक्षक के अंतर्गत आती है, उसके नजर में आती है, तो कहीं न कहीं शिक्षक का कर्तव्य बनता है कि जब वो उसके सामने आए तो उस बालक को क्या करे, उन अवांछनीय गतिविधियों से दूर हटाने का, उनमें सुधार लाने का प्रयास करे। आगे देखिएगा क्या कह रहा है कि कुछ बालकों में वंशानुक्रम जनित विकार आ जाते हैं, ऐसे बालकों को सहानुभूति पूर्वक शिक्षा देनी चाहिए। ठीक है, अगर वंशानुक्रम अगर जनित विकार उनमें आ रहे हैं, कोई गलत एक्टिविटी आ रही है, तो कहीं ना कहीं उनको क्या करिए, सहानुभूति पूर्वक शिक्षा देने का प्रयास करिए, उनमें सुधार लाने का प्रयास करिए। आगे देखिए क्या कर रहा है, शिक्षक को वंशानुक्रम संबंधी नियम जैसे समानता, भिन्नता, प्रत्यागमन, इन सारे नियमों का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, जिससे बालकों को भावना ग्रंथियों से, देखिए हमेशा आपको प्रयास करना है एक शिक्षक के तौर पे कि आपको शिक्षा देते समय किसी भी बालक के अंदर भावना ग्रंथि का विकास न हो, उससे बचा के रखना है। उदाहरण स्वरूप प्रत्यागमन का सिद्धांत बताता है कि प्रतिभाशाली माता पिता का बालक सामान्य बुद्धि हो सकता है। मतलब कि यह जरूरी नहीं है कि माता पिता प्रतिभाशाली है तो उसका बालक भी क्या हो, प्रतिभाशाली हो, उसका बालक सामान्य बुद्धि का हो सकता है। ठीक है, इसके ज्ञान से शिक्षक यह नहीं कह सकता कि तुम्हारे पिता तो प्रतिभाशाली है, तुम कितने मंद बुद्धि के हो। अब यहाँ शिक्षक की यह जिम्मेदारी बनती है कि यदि बालक सामान्य बुद्धि का और माता पिता तीव्र बुद्धि के हैं तो यह बालक को न याद दिलाए, यह उसे ठेस न पहुंचाए कि तुम्हारे माता पिता तो इतने तेज तराक है, तुम इतने कमजोर कैसे हो गए हो। तो कहीं न कहीं यह शब्द भाव जो बालक है उसके अंदर, बालक के अंदर कौन सी ग्रंथि का विकास करेगा, भावना ग्रंथि का विकास करेगा। और इस भावना ग्रंथि का यदि बालक शिकार हो गया तो कहीं न कहीं उसके मानसिक विकास में क्या होगी, बाधा उत्पन्न पक्का होने वाला है। आगे देखिए, ग्रामीण बालकों की अपेक्षा शहरी बालकों के मानसिक स्तर की श्रेष्ठता आंशिक रूप से वंशानुक्रम के कारण होती है। शिक्षक इस बात को जानकर अपनी शिक्षा को बालकों के मानसिक स्तर के अनुरूप क्या कर सकता है, बना सकता है कि बालक का जो मानसिक स्तर है उसके अनुरूप शिक्षा दे। अब देखिए वातावरण का क्या महत्व आएगा, तो वंशानुक्रम और वातावरण दोनों मानव विकास को समान रूप से प्रभावित करते हैं। किसी एक को नहीं कह सकते कि वंशानुक्रम ज्यादा प्रभावित करता है या वातावरण ज्यादा प्रभावित करता है। टिप्पणी में हम यही कह सकते हैं कि जो वातावरण है और वंशानुक्रम है, ठीक है, यह दोनों एक समान भाव से कहीं न कहीं बालक के विकास को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं।
अतः बालक की शिक्षा में उसके वातावरण का अध्ययन करना भी क्या होता है, नितांत आवश्यक है। विकास के सभी जो गुण है वह वंशानुक्रम में निहित होते हैं, ठीक है, किंतु गुणों की संपूर्ण उन्नति विकास और वातावरण दोनों पर क्या करती है, निर्भर करती है। जैसे उदाहरण समझिएगा कि बालक पर अपने परिवार, पास पड़ोस, विद्यालय, मित्रों का प्रभाव पड़ता, अतः अध्यापक को इन समस्त स्थानों, ठीक है, के वातावरण को ध्यान में रखकर उचित निर्देशन प्रदान करना चाहिए। जो शिक्षक है तो उसको यह समझ के बालक को पढ़ाना है कि यह केवल और केवल अनुवांशिक गुण से नहीं सीख के आया है, इसके ऊपर क्या हो रहा है, समाज की भी गतिविधियां आ रही है, इसके मित्र दोस्त सबके असर इस के ऊपर आ रहे हैं, उस हिसाब से वह वहां पे शिक्षा प्रदान करने का कार्य करेगा। आगे देखिए, सभी बालकों के लिए सृजित वातावरण कभी कभी कुछ बालकों के लिए अपूर्ण होता है और इस कारण उनका उस गति या दिशा में अनुकूल विकास क्या होता है, नहीं हो पाता है। उनके विकास के लिए अलग से विद्यालयों में शैक्षिक एवं व्यवसायिक निर्देशन की भी क्या होनी चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसा यहाँ पे कहता है। आगे देखिए, विद्यालय में अनुकूल एवं शैक्षिक वातावरण उत्पन्न करने के लिए पुस्तकालय और खेल कूद, व्यायाम आदि की सुविधा दी जानी चाहिए। इनमें बालकों की रुचियों, मूल प्रवृत्तियों तथा अन्य स्वाभाविक आवेगों का समायोजित ढंग से क्या होता है, विकास होता है। इन बातों पे आपको यहाँ पे ध्यान देना। आगे देखिए, प्रत्येक बालक को अपने सामाजिक वातावरण से समायोजन स्थापित करना पड़ता है। इस बात की जानकारी रखने वाला अध्यापक जो है, ठीक है, जो समायोजन स्थापित कर रहा है, यदि इस बात की जानकारी अध्यापक को है तो विद्यालय को समाज का छोटा रूप मानकर छात्रों को समाज के वातावरण के साथ समायोजन करने के लिए शिक्षा प्रदान कर सकता है। मतलब यहाँ पे छात्र को सिखा सकता है कि समाज के साथ कैसे सामंजस्य बना के रहा जाता है, कैसे नहीं रहा जाता। आगे देखिएगा, शैक्षिक उपलब्धियों पर बालक के व्यक्तित्व और स्वभाव पर वातावरण का अधिक प्रभाव पड़ता है। यह बात मनोवैज्ञानिक ह्यूमन तथा फीमैन द्वारा जुड़वा बच्चों पर किए गए अध्ययन से क्या होती है, पूर्ण रूप से स्पष्ट होता है। आगे देखिए, जो आनुवंशिकता है, जो वंश परंपरा के नियम, इसका महत्व क्या है, तो इसमें समानता का नियम, ठीक है, समानता का नियम। आगे करा है भिन्नता का नियम, प्रतिगमन का नियम। अब इससे क्या जानकारी निकल के आती है, इससे क्या स्पष्टता होता है कि शिक्षक के लिए वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का ज्ञान आवश्यक है, ठीक है। जो शिक्षक है तो शिक्षक का कर्तव्य क्या है कि उसे वंशानुक्रम का भी ज्ञान हो और साथ में उसको वातावरण का भी ज्ञान हो। बाल विकास की दृष्टि से दोनों तत्वों का समान महत्व है, किसी एक तत्व की प्रधानता नहीं दी जा सकती है कि आनुवंशिकता ज्यादा बालक के विकास को प्रभावित करता है या वातावरण बालक को ज्यादा प्रभावित करता है। तो उम्मीद है कि आपको आनुवंशिकता और वातावरण के बीच जो अंतर था वह क्लियर हो चुके होंगे कि बालक के विकास में किसका योगदान है। तो किसका योगदान है, दोनों का समान रूप से योगदान है, किसी का ज्यादा और कम हम टिप्पणी नहीं कर सकते। यही इसमें था आपके सेकेंड चैप्टर। अब इस पे आधारित जितने भी आपके क्वेश्चंस बनेंगे नेक्स्ट क्लास में वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं हम लोग। तब तक के लिए आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद।